नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की वीडियो में हम देखेंगे और एनालाइज करेंगे पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का 75th ईयर फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू और समझेंगे पाकिस्तान ने क्या गलत किया, क्या सही किया। पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस फेस कर रहा है, जैसे इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन एंड माउंटिंग एक्सटर्नल डेबिट क्राइसिस, इंक्रीजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, एजिटेशन एंड पॉलिटिकल क्राइसिस टू। पाकिस्तान आजादी के टाइम यानी 1947 में एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था एंड 60% से ज्यादा जीडीपी एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई एंड 1969 में पाकिस्तान एंड इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी के कारण पाकिस्तान को 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, चिनाब एंड झेलम का अराउंड 99 बिलियन मीटर क्यूबिक वाटर यूज करने का अधिकार मिल गया एंड इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स लाइक ब्यास, रावी एंड सतलुज का 41 बिलियन मीटर क्यूबिक वाटर यूज करने का। पाकिस्तान को अराउंड 80% एंड इंडिया को अराउंड 20% ऑफ टोटल वाटर। पर पाकिस्तान को जाने वाली रिवर्स का पानी इंडिया सिर्फ इन पर्पसेस के लिए यूज कर सकता था जिसमें वाटर कंजम्पशन ना हो, लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, फिश कल्चर एक्सेट्रा। 1960 के बाद पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया एंड कुछ नई पॉलिसीज जो इंपोर्ट फ्रेंडली थी एंड जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके स्टार्ट की। इन सब स्टेप्स की वजह से पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी और जीडीपी पर कैपिटा भी इंक्रीज हुई। जीडीपी पर कैपिटा वाज USD 237 इन 1950 जो बढ़कर 1970 में USD 381 हो गई एंड 1990 में USD 585, 2010 में USD 1313, 2022 में USD 1658। क्या गलत हुआ? 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो जाता है और पाकिस्तान का मोर इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग जोन पाकिस्तान के हाथ से चला जाता है और पाकिस्तान को इमीडिएट इफेक्ट से नई पॉलिसी एंड डेवलपमेंट पैटर्न की जरूरत पड़ जाती है। 1997 में हुए एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से एशिया में भारी फाइनेंशियल नुकसान होता है और ये नुकसान पाकिस्तान को भी होता है एंड 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर तो बना दिया पर पाकिस्तान पर बहुत सारे इकोनॉमिकल सेक्शंस भी लग गए। पाकिस्तान को इंटरनेशनल फंडिंग फ्रॉम इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, बैंक्स और अदर रिसोर्सेज पर भी रिस्ट्रिक्शन लग गई और ये सब सेक्शंस एंड रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान को इंटरनेशनल डिफॉल्ट के बहुत करीब ले आए थे। जरा सोच के देखिए, एक पूरी कंट्री डिफॉल्ट हो जाए तो क्या होगा? जो भी लोन उस देश ने लिए हैं वो उनका रिटर्न कैसे दे पाएगा? देश की हालत कैसी हो जाएगी? और यही वो टाइम था जब पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का तख्ता पलट करके मिलिट्री रूल लगा दिया और खुद को पाकिस्तान का 10th प्रेसिडेंट बना दिया। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टैक्स रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस एंड पॉवर्टी एलिविएशन। इन सब रिफॉर्म्स के साथ साथ फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस ने भी पाकिस्तान की तरक्की में हेल्प की। पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पाकिस्तान में अकेले परवेज मुशर्रफ ने ही तख्ता पलट नहीं किया, इससे पहले भी कई बार ये हो चुका था। जैसे जनरल आयुब खान ने 1958 में गवर्नमेंट का तख्ता पलट करके पावर अपने हाथ में ले ली थी और उसने 1969 तक पाकिस्तान पर राज किया। जनरल आगा मोहम्मद जहिया खान ने आयुब खान के रिजाइन के बाद पावर अपने हाथ में ली। उसके टाइम में ही पाकिस्तान में दोबारा जनरल इलेक्शन हुए और इनका रिजल्ट था कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट फैला और इसी वजह से 1971 में बांग्लादेश में आजादी के लिए लड़ाई हुई। जनरल मोहम्मद जिया उल हक भी 1977 में मिलिट्री कोप के कारण सत्ता में आए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया, सिविलियन गवर्नमेंट को हटा दिया, साथ ही में मार्शल लॉ भी लगा दिया। जिया उल हक ने इस्लामिक लॉ भी इम्पोज किया, कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए और सोवियत अफगान वार के दौरान अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। चाहे वो मिलिट्री शासन हो या पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप, पाकिस्तान कभी भी लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल ग्रोथ को फॉलो नहीं कर पाया और जीडीपी हमेशा बिलो एवरेज ही रही। परवेज मुशर्रफ ने रिफॉर्म्स की कोशिश की और उसने वर्ल्ड बैंक एंड IMF से लोन के लिए भी नेगोशिएशन की। पर क्या ये लोन बिना किसी शर्तों के मिल जाते? नहीं, क्योंकि IMF एंड वर्ल्ड बैंक में लोन देने के लिए बहुत सारी कंडीशंस भी लगती हैं। इन कंडीशंस का पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स का चार्ट। 1998 से 1999 तक पाकिस्तान का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लगभग बराबर था, पर 1999 के बाद पाकिस्तान का इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ने लगा एंड एक्सपोर्ट उसके मुकाबले बहुत कम बढ़ा, यानी कि ट्रेड डेफिसिट और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़ने लगती है। अब जब हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान का इंपोर्ट यानी कि आयात बढ़ रहा था और एक्सपोर्ट कम हो रहा था, तो अब हम ये भी देखते हैं कि वो कौन सी कंट्री थी जिसके साथ अचानक से पाकिस्तान
पाकिस्तान का इतना ज्यादा इंपोर्ट हो रहा था और पाकिस्तान एक्सपोर्ट कहाँ कर रहा था, चलिए इस चार्ट से जानते हैं। इस चार्ट से ये क्लियर हो जाता है कि 1990 से 2020 यानी 3-4 डेकेड्स में चाइना का शेयर पाकिस्तान से इंपोर्ट में ड्रेस्टिकली बढ़ रहा है एंड यूएस का शेयर कम हो रहा है। और एक्सपोर्ट के चार्ट से हम देख सकते हैं कि यूएस का शेयर सबसे ज्यादा है। ये देखने के बाद शायद आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस डायरेक्शन में बढ़ रहा था। पाकिस्तान चाइना से इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा था एंड यूएस से इंपोर्ट बहुत कम, और इसी के कारण चाइना पाकिस्तान से बहुत ज्यादा खुश भी था। और फिर चाइना ने क्या किया? चाइना ने पाकिस्तान एंड चाइना के बीच बायलैटरल कनेक्टिविटी एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए 2013 में CPEC MOU साइन किया और इसको पूरा करने का टारगेट 2030 तक रखा गया। इस प्रोग्राम को बोला गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC। इसका मेन पर्पस दोनों कंट्रीज के बीच कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के साथ साथ डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, ट्रेड, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर एंड कम्युनिकेशन कॉरिडोर को डेवलप होना था। पर पाकिस्तान जो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है उसके कारण ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। चलिए बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के कम सक्सेसफुल होने के रीजंस की। पहला रीजन है कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट को पसंद नहीं करते और वो टाइम पे इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट अटैक करते रहते हैं। चाइनीज ऑफिशियल्स पर भी अटैक करते हैं, स्पेशली इन ब्लश एरिया। और दूसरा रीजन है कि पाकिस्तान के पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल नहीं है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट दोनों देशों का है तो ऑब्वियसली फंडिंग भी दोनों देशों को ही करनी है। पर पाकिस्तान के पास तो फाइनेंशियल क्राइसिस है और इन्हीं वजहों से ये प्रोजेक्ट या तो स्लो है या कहीं तो अनसक्सेसफुल है। सिर्फ ये प्रोजेक्ट ही फेल नहीं हो रहा पर पाकिस्तान एज अ कंट्री भी फेल हो रहा है। मुशर्रफ के टाइम यानी अराउंड 1998 के दौरान पाकिस्तान का डेब्ट था अराउंड 3.06 ट्रिलियन, जो इमरान खान के टाइम में बढ़कर 62.5 ट्रिलियन हो गया। जून 2022 में पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की गई एक्सटर्नल डेब्ट समरी से ये क्लियर हो जाता है कि जुलाई 2021 से जून 2022 के बीच पाकिस्तान का प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रिपेमेंट का सर्विसिंग अमाउंट ही अराउंड 12,000 मिलियन USD था, जो कि पाकिस्तान की इंपोर्ट रिसिप्ट का 37.9% ही है, या कहें तो टोटल GDP का 3.3%। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर कोई कंट्री डेब्ट की फीस के रूप में टोटल GDP का 3.3 पे करता है तो उसके पास कुछ भी एक्स्ट्रा मनी नहीं बच पाएगी किसी भी काम लाइक एजुकेशन, हेल्थ पर स्पेंड करने के लिए। और इसी वजह से पाकिस्तान बैड से वर्स्ट सिचुएशन की ओर बढ़ रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान के पास और देशों से मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान IMF, चाइना, सऊदी अरेबिया, US, वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैला रहा है। पाकिस्तान ने पिछले 75 ईयर्स में 23 टाइम्स IMF से बेल आउट के लिए बैक किया है एंड लास्ट 22 ईयर्स में US ने $32 बिलियन की डायरेक्ट सपोर्ट पाकिस्तान की पब्लिक को प्रोवाइड की है। 2019 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक्सक्लूसिव बोर्ड ने पाकिस्तान को $6 बिलियन अप्रूव किए थे, पर इन सब हेल्प्स की भी एक कॉस्ट होती है। IMF की कंडीशंस को मैच करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी को अप्रूव किया। फ्यूल प्राइसेस पर कैप को हटा दिया, जिससे फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई। पाकिस्तान ने 38 लग्जरी गुड्स को इम्पोर्ट करने पर भी बैन लगा दिया और बहुत सारे नए टैक्स भी लगा दिए। इन सब का रिजल्ट ही था कि पाकिस्तान में बहुत सारे एजिटेशंस हुए। अगर हम देखें तो पता चलता है कि पाकिस्तान के बढ़ते हुए डेब्ट एंड उसको रीपे ना कर पाने का एक और रीजन ये भी था कि पाकिस्तान ने लोन लैंडर्स को ढूंढने की कोशिश की, ना कि पार्टनर्स को। मींस पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि 2001 से 2007 के बीच बहुत तेजी से बढ़ रही थी, वो 2010 से 2011 के बीच बिल्कुल नीचे गिर गई। अगर ये ना होता तो शायद पाकिस्तान को आज ये टाइम ना देखना पड़ता। तो आपको ये वीडियो देखकर GDP, डेब्ट लेवल्स एंड FDI की एक कंट्री के लिए इम्पोर्टेंस कुछ और बड़ी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना एंड सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है पर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप अस मोटिवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।